नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी पशुपालन से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी इस दिशा में उन्नति कर सके। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। और इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए बता दें आपको कि आज हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से बरसात के मौसम में आप कटड़े और बछड़े की देखभाल कर सकते हैं। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान हरविंदर सिंह से और फिर बात होगी राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, देश के हर किसान को उच्च गुणवत्ता वाला बीज मिल सके, इसके लिए हमारे देश का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्रयासरत है। इस दिशा में किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि मंत्रालय के सहायक आयुक्त डॉक्टर चंद्रमोहन। आइए आपको दिखाते हैं। भारत सरकार के बीज प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से सचिवों के समूह के स्वीकृति के अनुसार एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर 500 सीड प्रोसेसिंग एवं सीड स्टोरेज गोडाउन की स्थापना की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 500 इकाइयों की स्थापना पूरे भारतवर्ष में की जानी थी। इस योजना में सभी राज्यों द्वारा विशेष रुचि दिखाई गई और इसके सापेक्ष भारत सरकार के बीज विभाग द्वारा 500 के सापेक्ष 517 इकाइयों का वितरण पूरे भारतवर्ष में 19 राज्यों को किया गया। इन इकाइयों का संचालन भारतवर्ष में एफपीओ, कोऑपरेटिव्स एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और सभी 517 इकाइयों का काम लगभग पूरा होने के कगार पे है और इसमें से लगभग आधी इकाइयों पर सीड प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है। यदि किसान भाई इन इस्टेब्लिश सीड प्रोसेसिंग इकाइयों पर अपना बीज विधायन कराना चाहते हैं तो वो नज़दीकी जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर इस सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके द्वारा उत्पादित बीज को वहां ले जाकर बीज की प्रोसेसिंग, उसकी पैकिंग और ट्रीटमेंट करवा के आसपास के किसान भाइयों में वितरित कर उच्च गुणवत्ता के बीज का लाभ उन्हें भी और खुद भी प्राप्त कर सकते हैं तथा उससे अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जिन भी पशुओं का पालन करते हैं उनकी सही तरह से देखभाल करें, क्योंकि कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है इस मौसम में। तो हमारे जो पशुपालक बछड़े और कटड़े की देखभाल कर रहे हैं, किस तरह के उन्हें कदम उठाने की जरूरत है, आइए दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। भारत में बछड़ों की मृत्यु दर 20 से 40% है, जबकि विकसित देशों में ये 10% से भी कम दर्ज किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में छोटे बछड़ों और कटरों की ज्यादा देखभाल की जरूरत है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ जन्म से लेकर 1 महीने तक का समय बछड़ों के लिए काफी चुनौती भरा है। इसी उम्र के इनकी मृत्यु दर सबसे अधिक है। दूसरी ओर भैंसों में मादा कटरों के मुकाबले नर कटरों के मरने के ज्यादा मामले होते हैं। मृत्यु दर के इस पैटर्न पर मौसमी बदलाव भी असर डालते हैं। इसके अलावा कम वजन लेकर पैदा होने वाले बछड़ों के मरने की संभावना ज्यादा वजन वाले बछड़ों की तुलना में अधिक होती है। दूसरी ओर विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि 3 महीने की उम्र तक कटरों और बछड़ों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। जहाँ तक बरसात का सवाल है तो इस मौसम में जूं और किलनी लगने की समस्या रहती है। साथ ही हल्का सा जख्म होने पर उस पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं और कीड़े लग जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बाड़े की साफ सफाई रखें। खास तौर से नवजात पशुओं को बारिश में भीगने से बचाएं और उन्हें सूखी जगह पर बांधें। इस मौसम में पशुओं को 2 तरह के परजीवियों का खतरा रहता है। जूं और किलनी बाहरी परजीवी है, जबकि पेट के कीड़े अंदरूनी। बारिश के दिनों में बड़े और छोटे दोनों ही तरह के जानवरों के पेट में कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। कई बार गाय और भैंस के नवजात बच्चे पेट में कीड़ों की वजह से मर जाते हैं।
बछड़े के मर जाने पर माता उदास रहने लगती है और दूध देना कम कर देती है। इसलिए पशु चिकित्सकों का कहना है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो, नवजात बछड़े को पेट के कीड़े मारने की दवा दे। उसके बाद हर 15 दिन के अंदर दवा पिलाते रहे। जूं या किलनी चमड़ी पर चिपककर पशुओं का खून चूसती है और उनको कमजोर बना देती है। इसके साथ साथ ये छूत की बीमारी भी बढ़ाती है। ध्यान रहे, जब भी कोई समस्या आए तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले और उसी की सलाह से उपचार करें। संकर नस्ल के पशुओं में बाहरी परजीवी से बचाव के लिए हर 15 दिन पर पशुशाला में सही दवा का छिड़काव करें। छोटे बछड़े को कई तरह की घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। इनमें बछड़ा परिमार्जन, निमोनिया, दस्त और खुरपका मुंहपका प्रमुख हैं। इसलिए बछड़े का टीकाकरण कराएं। याद रहे, छोटे बछड़े को मादा पशु से अलग रखना है। उसके शरीर पर जब भी कोई गंदा पदार्थ लगे तो उसे तुरंत हटा दे। कोई बछड़ा अगर बीमार हो गया है तो उसे स्वस्थ बछड़ों से अलग रखना है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा होकर आपका बछड़ा स्वस्थ और रोग मुक्त हो तो उसके वजन और खान पान का भी ख्याल रखना होगा। 4 दिन से 4 सप्ताह तक के बछड़े का वजन आमतौर पर 25 किलो होता है। उसे रोजाना 2.5 लीटर दूध पिलाना है और हरी घास कम मात्रा में देनी है। 4 से 6 हफ्तों के बछड़े का वजन 30 किलो के आसपास होना चाहिए। इसे रोजाना 3 लीटर दूध पिलाएं और हरी घास कम मात्रा में दें। फिलहाल बारिश का मौसम नहीं है, कई जगहों पर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में छोटे पशुओं को ज्यादा तापमान और लू के थपेड़ों से बचाने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें ठंडी जगहों पर बांधें। छोटे बछड़ों के लिए पीने का साफ पानी हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। जन्म के बाद गाय भैंस का पहला दूध बछड़े को जरूर पिलाएं। इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारे किसानों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती से जुड़ सके, और हम बदलाव देख भी रहे हैं। हमारे किसान जैविक खेती अपना रहे हैं और इसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं। आज के हमारे सेगमेंट में एक ऐसे ही सफल किसान हरविंदर सिंह से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आइए मिलते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैविक खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आज के समय में जैविक खेती को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हो रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हरविंदर सिंह की करते हैं, जिन्होंने जैविक खेती की बदौलत अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हरविंदर सिंह जिला बरनाला पंजाब के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने खेत में जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। वैसे तो हरविंदर और उनका परिवार शुरुआत से ही जैविक खेती करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बच्चे किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे और फिर डॉक्टर ने जैविक उत्पाद का सेवन करने की सलाह दी, तब हरविंदर सिंह ने अपने परिवार को बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती करने की ठान ली। वर्ष 2016 से ही ये जैविक खेती करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने खेतों में रसायन का पूरा इस्तेमाल ही खत्म कर दिया।
और वर्ष 2017 में हरविंदर ने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत 2 कनाल से किया था। वर्तमान में हरविंदर सिंह 7 एकड़ खेत में सफलतापूर्वक जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। हरविंदर अपने खेतों में मिश्रित खेती करते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल कर सके। जैविक खेती करने हमने अपने परिवार के लिए स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में हमने जो अपने खेत में जो पेस्टिसाइड डालते थे हम, उसको हमने हाफ कर दिया 16 में। तो 17 में हमने पूरा का पूरा केमिकल बंद कर दिया। तो हम इस समय अपने खेत में हम दो कनाल से स्टार्ट किया था। 2 कनाल से स्टार्ट करके अब हम 7 एकड़ तक हम अपना जो ऑर्गेनिक खेत है, जैविक खेत है, उसको बढ़ा लिया है हमने। जो हम गेहूं का और जहाँ पैडी बोलते हैं उसको घटाकर हमने अपना जो खेत है और मिश्रित फसलों की तरफ ले आए हैं। हम आग लगाना बंद कर चुके हैं। 5 साल से लेके हमने आग लगानी बिल्कुल बंद की हुई है। हम मल्चिंग पे काम करते हैं, जैविक खेती पे काम करते हैं। जैविक खेती करने के शुरुआती दिनों में हरविंदर सिंह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें सामने आई तो इन्हें सुझाव की भी जरूरत पड़ी। फिर क्या था, इन्होंने बरनाला जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हरविंदर सिंह की समस्याओं का समाधान निकालते हुए इन्हें जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया, जिससे हरविंदर को जैविक खेती से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल हुई। इसके अलावा हरविंदर ने वर्मी कंपोस्ट का भी प्रशिक्षण लिया और साथ ही बागवानी और फलों की भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। जैविक खेती में हरविंदर सिंह के रुझान को देखते हुए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनके खेत का निरीक्षण करने भी आते हैं और उन्हें जैविक खेती से जुड़ी तमाम तरह की सलाह भी देते रहते थे, जिससे कारण आगे चलकर हरविंदर सिंह को खूब फायदा हुआ। 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला में वो हमारे पास आए। उन्होंने हमें अपने जो घरेलू समस्याएं हैं उनके बारे में बताया कि किस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बच्चे फेस कर रहे हैं, और जो मेडिकल साइंस ने उनको रिकमेंड किया है कि भाई या तो आप जैविक खेती के जो प्रोडक्ट घर पे प्रोड्यूस करके आप यूज़ कीजिए, या कहीं बाज़ार से ला के अगर खाएंगे तो ही आप हेल्दी रह पाएंगे, अदरवाइज़ तो ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्टेड नहीं हो पाएगी। तो 2016 में जब हरविंदर सिंह जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आए तो हमने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर हमारे यहाँ जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम आपको और डिफरेंट तरह की जो है ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपके फार्म को हम फ्रॉम कन्वेंशनल खेती की तरफ से जो है हम जैविक खेती में टोटली कन्वर्ट कर देंगे। तो आज 2022 में लगभग 5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो इनका जो 7 एकड़ फार्म है पूरा पंजाब एग्रो से सर्टिफाइड फार्म है, और ये लगभग 40 तरह के क्रॉप्स को यहाँ उगाते हैं, पर मेजॉरिटी जो इनके क्रॉप्स में है वो वेजिटेबल है, शुगर केन है और वीट भी करते हैं, पर फोकस इनका वेजिटेबल पे रहता है क्योंकि उसका जो है इजीली ये उसको सेल कर पाते हैं, और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। और इनकी जो मार्केटिंग के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो ये थी कि इनका जो फार्म है वो ये बरनाला से जो संगरूर की तरफ हाईवे जाता है उस पे इनका फार्म है। तो इनका आउटलेट हमने यहाँ पे सेटअप कराया है, जिससे इनको मार्केटिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट इनके फार्म पे पैदा हो रहा है वो इजीली सेल आउट हो जाता है और प्रीमियम प्राइस के साथ वो बिक जा रहा है। अभी हमारी प्लानिंग ये है, मैंने कई बार इनको सजेस्ट किया है कि अब हम थोड़ा सा एग्री बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं, बिकॉज कि बरनाला में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के मार्केट में बिक। हम इनको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने एक ब्रांडिंग कराइए। ब्रांडिंग कराने के बाद जो आपके फार्म के प्रोडक्ट हैं उनको आप बरनाला के पर्टिकुलरली एटलीस्ट स्टार्ट के बरनाला के जो लोकल मार्केट है उसमें हम मोर रिटेल पे, रिलायंस में और जो भी रिटेल मार्केट होते हैं उन पे रखा के इनके बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इनकी हेल्प कर पा रहे हैं और हमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो भी हम गाइडेंस देते हैं इनके लिए वो इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और उसमें उनको बेनिफिट होता है। कुछ नया करने के उद्देश्य से हरविंदर सिंह ने अपने खेत में सब्जियों और अन्य फसल जैसे चने, अजवाइन और अलसी के अलावा जैविक विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने पहले तो अपनी उपज को गांव में भी बेचना शुरू किया, बाद में नेशनल हाईवे पर हट बनाकर अपनी उपज को बेचने लगे। हरविंदर के खेतों में जैविक विधि से उपजे ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी ज्यादा मांग भी बनी रहती है। जैसे जैसे लोग जैविक उत्पादों के फायदे को समझने लगे हैं, वैसे वैसे इन जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी है
और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो फार्म है हमारा, जो नेशनल हाईवे है बरनाला से संगरूर को जाता है, इस नेशनल हाईवे के ऊपर अपना फार्म है। हमने सोचा यार अपन को जो काश्त की है उसकी जो माने सेल करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका लाभ उठाया जाए, इस रोड का फ़ायदा उठाया जाए। तो हमने इसके ऊपर एक हट बना ली। अभी जो बांस की हट बनी हुई है, या वहाँ पे हम सारा कुछ सभी कुछ सेल करते हैं। जो भी हमारी पैदावार होती है हम किसी भी मंडी में नहीं लेके जाते, हम अपने खेत में ही सेल करते हैं, अपने फार्म से ही सेल करते हैं। कस्टमर आते हैं, जहाँ हमारे जो नंबर वगैरह हैं सभी के पास हैं, सभी के पास चले गए हैं मीडिया के थ्रू। जो मीडिया है वो बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे हम जो भी चीज़ अपने पास है उसको बेचने के लिए हमने मीडिया में थोड़ा किया कि हम चलो मीडिया के आगे रख दिया कि हमारा ये नंबर है, हम ये जैविक खेती करते हैं, हमारे पास जे प्रोडक्ट होते हैं। जो अब तक हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है ये तो हमारा डिमांड पे बिका पिछले साल। अगली बार देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल डिमांड से बिका। अभी जो हमने चने लगे हुए हैं, अलसी लगी हुई है हमारे पास, और हमारे पास मसरी लगी हुई है, अजवाइन लगी हुई है। तीनों चारों चीज़ों की जो सेल है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हमारे अभी डिमांड है उनकी, तो बिक ही चुके हैं मानो के चलिए। जो हमारे पास सब्जियां हैं इनको बेचने के लिए हमने अपनी हट तैयार की हुई है, जहां पे हट पे बेचते हैं। वर्ष 2017 से जैविक खेती कर रहे हरविंदर सिंह अपने अनुभव को किसानों से साझा करते हैं। उन्हें ये बताने की जैविक खेती को अपनाकर अपने परिवार और समाज में योगदान दें। इस पद्धति में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। यही कारण है कि इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर जैविक खेती का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं और जैविक खेती को अपनाकर किसान निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, जब भी हम बात करते हैं बागवानी की तो ये हमारे देश में काफी लोकप्रिय है। काफी किसान बागवानी फसलों की खेती कर रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र को और बढ़ाया जा सके, हमारे जितने भी किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं उन्हें सहायता मिल सके, इसके लिए बता दें हमारी सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की है। अब ये मिशन क्या है, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। दूसरी फसलों के मुकाबले बागवानी फसल काफी महंगी बिकती है। इसी वजह से ये कम जमीन में ज्यादा मुनाफा देती है। यही कारण है कि कई लोग इन्हें छोटे किसानों के लिए बड़े वरदान के तौर पर देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। इसका उद्देश्य बागवानी फसलों का आमूल चूल विकास था, जिसमें इनकी खेती, कटाई उपरांत क्रियाकलाप, यहाँ तक कि मार्केटिंग भी शामिल है। बागवानी फसलों में फलों, फूलों और सब्जियों के अलावा मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे, मशरूम और बांस के अलावा और भी कई तरह की फसलें आती हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन फलों, सब्जियों और फूलों पर खास ध्यान दे रहा है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर ये मिशन बाकी सभी राज्यों में लागू है।
इस तरह 18 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया था, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के पास है। बागवानी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए इस योजना के तहत बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ाई जा रही है, उनमें पोषणता का इजाफा किया जा रहा है। किसान परिवारों की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बागवानी में खेती के आधुनिक तरीके शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही कुशल या अकुशल लोगों, खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। संरक्षित खेती इस मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। संरक्षित खेती के अंतर्गत ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो या हाई टनल और मल्चिंग वगैरह पर जोर दिया जाता है। बागवानी फसलों को चूंकि बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और इन पर मौसम की मार का बुरा असर पड़ता है, इसी वजह से संरक्षित खेती इनके लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पहले चरण में बागवानी फसलों का रकबा बढ़ाने पर बल दिया गया और बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई से भी जोड़ा गया। ज्यादातर बागवानी फसलें चूंकि रुपाई वाली होती है, इसलिए इनमें टपक सिंचाई पद्धति बेहद कारगर है। ये ऐसी विधि है जो पानी की भी बचत करती है और फसल लागत को भी कम कर देती है। कटाई के बाद बागवानी फसलों में नुकसान का अनुपात काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि करीब 15 से 20% बागवानी फसलें उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। खासतौर से प्रसंस्करण तकनीक किसानों तक पहुंचाई जा रही है और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार इस मिशन के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। मिसाल के तौर पर संरक्षित खेती का ढांचा विकसित करने के लिए 50 से 70% तक का सरकारी अनुदान है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सहायक कृषि अधिकारी या फिर जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क करना होगा। बाद में केंद्र सरकार ने बागवानी फसलों के और बेहतर विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन शुरू किया और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी उसमें शामिल कर दिया गया। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक और खास जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।